हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जग्गी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि हमारा जो पूरा थीम है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, इसलिए मैं बस उतनी ही बात करूंगा जितना कि एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि पीवाईक्यूज में आ चुके हैं या फिर जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर टीचर इसके अलावा भी कुछ बातें बताते हैं क्लास में, तो हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आए कि सर ने उस बारे में जिक्र नहीं किया। तो क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ भी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है तो उसके लिए आप मेरा ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर हम डेली अभी 24 जून से डेली क्लास लेंगे। वहाँ पर 12th रेगुलर, 11th रेगुलर और नीट ड्रॉपर्स के लिए वहाँ पर आप टॉपिक्स को एनसीईआरटी के अलावा किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सीख सकते हैं। और साथ में जो एक्स्ट्रा आपको हर टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत नीट एग्जाम के लिए, वो भी वहाँ पर बताई जाएगी। फिलहाल टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब एनसीईआरटी बताया कि अल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि अगर डीएनए में कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव आ जाता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ऑफ कोर्स और फिनोटाइप में तब्दीली आ जाए। तो अल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस विच रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट म्यूटेशन। इस डेफिनेशन को पढ़ के एक 12th रेगुलर के बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है कि इसका मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है कि गड़बड़ी हो जाए डीएनए में। हालांकि अगर आप और दूसरी जगह से और एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ये लाइन समझ में आती है कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चेंज होता है वो जीनोम में भी हो सकता है, तब भी म्यूटेशन कहा जाएगा। क्रोमोसोम में चेंज हो तब भी म्यूटेशन कहा जाता है। और अगर किसी एक बेस पेयर में तब्दीली आ जाती है तब भी म्यूटेशन कहा जाता है। इसलिए म्यूटेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और इसके अलावा जीन म्यूटेशन। ठीक है ना। एनसीईआरटी में कवर किया गया है कि अगर तब्दीली आती है डीएनए के अंदर जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है तो उसे बोला जाता है म्यूटेशन। फिर आगे उन्होंने ये बात को भी कहा है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी वेरिएशन की वजह है। लेकिन ज़्यादातर जगह पर जैसे कि हम देखते हैं कि जो बदलाव आता है, वेरिएशन आता है, वो तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो मेन वजह है वो है क्रॉसिंग ओवर, है ना। लेकिन इसके अलावा म्यूटेशन भी एक वजह है। फिर आगे इन्होंने टॉपिक में समझाया कि अगर ऐसा होता है कि जो बदलाव आ रहा है डीएनए के अंदर वो इस तरीके से आता है कि सिंगल बेस पेयर के अंदर अगर चेंज आ जाता है, तो अगर सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आता है वो कहलाएगा फिर पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि आपने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा है। और अगर बेस पेयर्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि कई उनका इंसर्शन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, तो एंटायर डीएनए फ्रेगमेंट गड़बड़ हो जाएगा। उस तरीके म्यूटेशन को बोला जाता है फ्रेंडशिप म्यूटेशन। फ्रेंडशिप म्यूटेशन आपके सिलेबस में है, हल्का फुल्का आगे दूसरे चैप्टर में दिया गया, वहाँ पर और बात को अच्छे समझा देंगे जब डीएनए आरएनए के बारे में बात हो जाएगी, जैसे कि टेसेक्स डिजीज़ है और इसके अलावा थैलेसीमिया है। ये दोनों एग्जाम्पल इसकी हैं, फ्रेंडशिप म्यूटेशन की, और पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया। अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स को हम भी म्यूटेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे क्लासेस के अंदर सुनेंगे क्लाइफेंटर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब भी म्यूटेशंस की एग्जांपल में आते हैं। जबकि एनसीईआरटी ने पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक में इन जेनेटिक डिजीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। का अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ी आती है तो उसे बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, आप आगे क्लास में सुनेंगे। और अगर किसी जीन में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप मेंडल के जो कॉन्सेप्ट थे उसके हिसाब से देख सकते हैं किस तरीके से डिजीज अगली जनरेशन में नैरेट करेगी। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाएगा। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट इन अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। तो अगर डीएनए में तब्दीली आती है, अल्ट्रेशन डीएनए सीक्वेंस, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है, ये कहलाता है म्यूटेशन। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए। तो यहाँ से एक सवाल कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है कि वेरिएशन की वजह क्या होती है। तो आप बोलेंगे वेरिएशन की 2 वजह होती हैं, एक तो होता है रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसके अलावा दूसरी वजह है म्यूटेशन। अगर इसमें आपसे सवाल ही पूछ ले कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन इन डीएनए, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना, क्रॉसिंग ओवर है उसकी सबसे कॉमन वजह, कि म्यूटेशन इतना कॉमन नहीं है ना, रेयरली आप म्यूटेशन दिखते हैं। As you will learn in chapter 5, one DNA helix run continuously from one end to the other in each chromatid। डीएनए जैसे कि बना हुआ है, डीएनए से क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बना था, अगले चैप्टर के अंदर आप इसे डिटेल में देख लेंगे। इन हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म देयरफॉर लॉस, यानी कि अगर डीएनए किसी पार्ट का डिलीशन हो जाता है
या फिर उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती, इंसर्शन या डिलीशन डुप्लीकेशन हो जाए ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम, तो उसकी वजह से आपको क्रोमोसोम में भी तब्दीली नजर आएगी। तो यहाँ इस स्लॉट के अंदर इन्होंने कवर किया है कि डीएनए के अलावा क्रोमोसोम में भी अगर तब्दीली होती है तो ये भी म्यूटेशन कहलाएगा। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटीज और एबरेशंस, इसलिए अगर क्रोमोसोम में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटीज या एबरेशंस हो जाते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। एनसीईआरटी में ये लाइन आपसे कॉम्पिटिशन पूछी जा सकती है कि क्रोमोसोमल एबरेशंस आपको ज़्यादातर किस में देखे जाते हैं, आप बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस ज़्यादातर कैंसर सेल्स में देखे जाते हैं। हो सकता है नीट एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, अभी तक ये सवाल आया नहीं। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी ये बात कर रहे थे डीएनए के अंदर गड़बड़ी हुई है, क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ी हुई है, अब उससे और छोटे छोटे पार्ट पे आ गए कि अगर सिंगल बेस पेयर में गड़बड़ी हो जाए ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज आए, जैसे कि ए की जगह टी आ जाए, टी की जगह ए आ जाए, एडिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडिन, मतलब पूरा न्यूक्लियोटाइड ही चेंज होगा, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिंगल बेस पेयर रिमूव हो जाता है तो ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच अ म्यूटेशन इज सिकल सेल अनीमिया। सीटीसी जगह वहाँ सीएसी हो गया था, मतलब टी की जगह ए आ गया था। अब अगले टॉपिक्स के अंदर सुन लेंगे इस बात का क्या मतलब है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन की एक अच्छी एग्जांपल है। डिलीशन इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। और अगर कई सारे बेसेस एक साथ निकल जाते हैं या फिर ऐड हो जाते हैं, डिलीशन इंसर्शन हो जाता है बेस पेयर्स का डीएनए के, तो ये कहलाता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। ये ज़्यादा खतरनाक होता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन की, इसमें एंटायर रीडिंग फ्रेमवर्क गड़बड़ हो जाता है। इस बात का क्या मतलब वो भी आपको समझ में आएगा जब आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन की एग्जाम्पल में जाएगा tay Sachs डिजीज और थैलेसीमिया, इसके बारे में भी आगे क्लास में जिक्र होगा। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, क्योंकि उसे समझने की थोड़ा डीएनए वगैरह आपको एकदम रिवाइज होना चाहिए, जो कि अगले चैप्टर में होगा तभी बात करेंगे इसके बारे में। एट दिस लेवल हाउएवर देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन, यानी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं म्यूटेजेंस की, वो केमिकल सब्सटेंस या वो सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें बोला जाता है म्यूटेजेंस। वो केमिकल नेचर के भी हो सकते हैं और फिजिकल नेचर के भी हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर भी है, रेडिएशंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेस से म्यूटेशन हो जाता है, एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, थायमिन डायमर उससे बन जाता है, आगे क्लास में बात होगी इसके बारे में। दीज आर रिफर टू एज म्यूटेजन, यानी वो सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं वो कहलाते हैं म्यूटेजन्स। एनसीईआरटी में इसमें एक एग्जाम्पल कवर किए, यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ म्यूटेजन। तो यूवी रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेजन। एनसीईआरटी में बस इतना ही है, तो आपको मैंने उतनी बात यहाँ पर बता दी। अगला टॉपिक इन्हें सिखा रहा है आपको पीडिग्री एनालिसिस। और पीडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक चार्ट की फॉर्म में देखते हैं एक खानदान को, जिसमें हम ये देखते हैं कोई भी जो जेनेटिक डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी इस खानदान में किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो बीमारी है ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर इसका जो डिफेक्टिव जीन है वाई क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीन है। इन चीज़ों का 6 चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सिंबल्स पहले से पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर है तो मेल है और सर्किल है तो फीमेल, और अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड, क्योंकि पीछे खानदान के पूरा शजरा देखा जाता है। अब हो सकता है कि अब से 2-3 खानदान पहले वाला किसी को पता ही ना हो, बस ये तो अंदाज़ा हो कि हाँ उनके 3 बच्चे थे, ये नहीं पता हो कि तीसरा लड़का था या लड़की था, तो इस तरीके से बना दिया जाता है। अगर उन पर शेड हुआ है तो इसका मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। अगर सर्किल और स्क्वायर के बीच में से एक सिंगल लाइन तो ये नहीं मैटिंग, यानी कि यहाँ पर मैरिज दिखा रहे हैं। और अगर डबल लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि ये रिश्तेदारों में शादी हुई, जैसे मुस्लिम्स में रिश्तेदारों में शादी हो जाती है, इसे कॉन्सेग्यूनियस मैरिज या मैरिज बिटवीन रिलेटिव बोला जाता है। अभी नीट में फिलहाल में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अगर इस तरीके का सिंबल हो ये क्या शो करता है, कॉन्सेग्यूनियस मैरिज। यहाँ पर इसलिए जिक्र किया गया कि जेनेटिक्स के हिसाब से कॉन्सेग्यूनियस मैरिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जीन जो कि रेसेसिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर अगर आपको क्रॉस कराते हैं तो फिर 25% बच्चे स्मॉल टी वाले होते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ख़ानदान में शादी होती है तो ऐसा हो सकता है लड़का लड़की बज़ाहिर देखने में नॉर्मल हो, लेकिन उनके अंदर कुछ जीन ऐसे हों जो कि रेसेसिव फॉर्म में है, इस वजह से उनके अंदर उसका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चों के अंदर वो जेनेटिक डिजीज नज़र आ जाए। यहाँ पर आगे इन्होंने दिखाया कि इस तरीके से हम दिखाते हैं चार्ट में कि ये शादी हुई है इनकी और ये नीचे इनके बच्चे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ाया था, पहले इनकी लड़की पैदा हुई फिर एक लड़का पैदा हुआ, और अगर उस पर शेड हुआ होगा तो इसका मतलब कि वो बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ मौजूद है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो पीडिग्री एनालिसिस है उसके अंदर यही चीज़ कवर की है कि इसमें मेंडेलियन हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जेनेटिक डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। एनसीईआरटी में मैं इसको भी पढ़ के दिखा देता हूँ, 2 इन्होंने चार्ट भी दिखाए हुए हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं किस तरीके से उस डिजीज़ को दिखाया। जैसे 2 चार्ट एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं, दिखाया है कि ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे पैदा हुए, पहले एक लड़की हुई फिर लड़का और फिर ये लड़की। इस
तीसरे नंबर वाले की शादी हो गई है ना, फिर इसके 3 बच्चे पैदा हुए, लड़की लड़की फिर लड़का। ये थोड़ा सा नीचे बना दिया जगह कम होने की वजह से, ये मतलब पहली जनरेशन दिखा रखी है, ये दूसरी जनरेशन दिखा रखी है, और ये इन्होंने तीसरी जनरेशन दिखा रखी है। ये सब तीसरी जनरेशन मामला है ना। ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये 6 बच्चे थर्ड जनरेशन के। तो अगर आप ये देखें कि पहली जनरेशन फीमेल अफेक्टेड है और अगली जनरेशन मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है। अगर ऐसा होता है कि कोई आपको इस तरीके क्रॉस दिखाया जाए जिसमें कि एक ही जनरेशन में मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो इस तरीके के आप क्रॉस को बोलेंगे कि ये ऑटोजोमल है। क्या बोलेंगे आप? ऑटोजोमल। पहले जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है, दूसरे में भी अफेक्टेड इंडिविजुअल मौजूद है, तीसरे में भी, जैसे ये तीसरे जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हर जनरेशन में मौजूद होता है तो ऐसी डिजीज हो जाती है डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल, और हर जनरेशन अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो डोमिनेंट, यानी ये एग्जाम्पल होगी ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की। और यहाँ पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसका डिटेल एनसीईआरटी में बस नाम बता रखा है यहाँ पर, ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो आपसे हो सकता है ये चार्ट बना के पूछ ले कि ये चार्ट किस बीमारी का है, तो आप बोलेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है वो एग्जाम्पल पूछे आपसे कि ये कौन सी एग्जाम्पल शो, तो आप आंसर याद करेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। याद करेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक तरीके का डिसऑर्डर है मसल्स का ही, डिटेल में नहीं याद करना, बस ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है। दूसरा क्रॉस देखिए, इसमें पहली जनरेशन मेल फीमेल किसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बोला जाता है स्किप जनरेशन। अगर मेल फीमेल में हस्बैंड वाइफ में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो ये कहलाता है स्किप जनरेशन। स्किप जनरेशन आपको रेसेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिले, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं तो ये हो गया ऑटोजोमल। स्किप जनरेशन होने की वजह से हुआ रेसेसिव, तो ये बीमारी हो जाएगी ऑटोजोमल रेसेसिव। तो ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इसकी एग्जांपल कई सारी हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोनूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्बाइनिज्म। एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 11 की प्रॉब्लम है। कई बार क्रोमोसोम के नाम से भी सवाल आता है, आगे डिजीज़ हैं वहाँ पर हम इसको और डिटेल में देख लेंगे। तो इन दो चार्ट को क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हर जनरेशन मौजूद है तो फिर ये डोमिनेंट, स्किप जनरेशन है तो रेसेसिव, मेल फीमेल दोनों ही अफेक्टेड एक जनरेशन में तो ये कहलाता है ऑटोजोमल। ज़्यादातर मेल अफेक्टेड है तो होती है तो हम कहते हैं एक्स लिंक्ड, क्योंकि वहाँ पर जब आप एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहाँ पर आप देंगे प्रीडोमिनेंटली मेल ही अफेक्टेड होते हैं, है ना, फीमेल अफेक्टेड नहीं होती। तो अगर ज़्यादातर मेल अफेक्टेड है तो आप उसे बोलेंगे कि ये बीमारी जो है एक्स लिंक्ड है, अगर ज़्यादातर मेल अफेक्टेड होते हैं ना। और अगर मेल फीमेल दोनों ही अफेक्टेड एक जनरेशन के अंदर तो आप बोलेंगे ये ऑटोजोमल। याद रहेगी इतनी बात। थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे बताया गया। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. The idea that the disorders are inherited, disorders जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, ये ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़माने पहले से मालूम था। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज, और इसका अंदाज़ा हो जाता था कि कुछ खास फीचर कुछ खास फैमिलीज में नजर आते थे। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रायड इन ह्यूमन बीइंग बिगन। जब मेंडल का वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया था, वही 1900 के बाद की बात है, तो फिर उनको दोबारा से इन चीज़ों को इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी किया गया। Since it is evident that control crosses that can be performed in a pea plant or some other organ are not as possible in case of human beings, study of family history about inheritance of particular trait provides an alternative। बताइए, जिस तरीके से आप कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, किसी एक पेरेंट को आपने प्लांट को मेल बना दिया, किसी को फीमेल बना दिया, उनके बीच आपने मैटिंग करा दी, ऐसे आप अपनी मर्जी से तो मैटिंग नहीं करा सकते इंसानों में। तो यहाँ पर कोई दूसरा पैटर्न चाहिए था कि जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें किस तरीके के डिसऑर्डर इस खानदान के अंदर नज़र आते हैं। Such an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis। तो जब traits की analysis की जाती है कई generations तक किसी एक family में, तो ये pedigree analysis कहलाता है। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation। कई जनरेशन दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने देखा था 3 जनरेशन का आपको पीडिग्री दिखाया गया था। In human genetics में pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality और disease। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर पीडिग्री के ज़रिए एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ के इनहेरिटेंस के बारे में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन द पीडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन फिगर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे सिंबल्स। As you have studied in this chapter, each and every feature in every organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी उसके अंदर कैरेक्टर फीचर मौजूद हैं, उसके जो जीन हैं वो डीएनए पर मौजूद होते हैं, और डीएनए से बना होता है क्रोमोसोम।
डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये लाइन भी कॉम्पिटिशन में पूछी जा सकती है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आप इसे याद रखेंगे। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, और इसलिए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन, बिना किसी बदलाव के। हाउएवर चेंजेस और अल्टरेशन डू टेक्स प्लेस ओकेजनली, लेकिन कभी कभी दिक्कत गड़बड़ी भी डीएनए में हो जाती है, वही तो म्यूटेशन कहलाता है। सच एन अल्टरेशन और चेंज द जेनेटिक मटेरियल रिफर टू म्यूटेशन, तो ये एक और डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, एन अल्टरेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल रिफर टू म्यूटेशन, वहाँ पर उन्होंने डीएनए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ जेनेटिक मटेरियल। A number of disorders in human being have been found to be associated with the inheritance of changed or altered gene or chromosome. नेक्स्ट इन्होंने बात की यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, और इसी में इन्होंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी बताया। और यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ी तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगर किसी जीन में गड़बड़ी है, कोई बदलाव आ गया है, मतलब कि जीन में क्या गड़बड़ी होगी, यही होगा कि बेस पेयर्स का डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, है ना, तो फिर वो कहलाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर की एग्जांपल में आ जाएगा। फिनाइलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बाइनिज्म, तो अगर जीन में गड़बड़ी होती है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है उसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब एनसीईआरटी में से बताया गया, इससे सवाल आता है, अब इसे बहुत ध्यान से सुन लें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन द सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने, अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, अगर किसी जीन में गड़बड़ी हो जाती है तो कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल वही पैटर्न है इसका, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जाने का, जैसे कि आपने पीछे मेंडल वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पी डिग्री एनालिसिस, और आप इस पैटर्न को पी डिग्री एनालिसिस से देख भी सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकेटोनुरिया। आगे आप पढ़ेंगे इनमें से कुछ बीमारियां तो ऑटोसोमल रिसेसिव है और कुछ बीमारियां इसमें एक्स लिंक्ड है, उन दोनों को उन्होंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। हीमोफीलिया जो एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाकी ये सब जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है। थैलेसीमिया भी बता रखा है यहाँ पर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में सारी रेसेसिव वाली एग्जांपल्स हैं, डोमिनेंट वाली बस एक वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो उन्होंने पी डिग्री में दिखाया था एनसीईआरटी में। By P degree analysis one can easily understand whether the trait in the question is dominant or recessive। P degree analysis से आप ये पहचान सकते हैं कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है। कैसे पहचानेंगे आप, अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हर जनरेशन में मौजूद है तो आप बोलेंगे उसे डोमिनेंट, और अगर स्किप जनरेशन है, कोई एक जनरेशन बिल्कुल साफ है उसमें कोई शेड वो नहीं है, तो आप उसे बोल देंगे रेसेसिव यानी स्किप जनरेशन। Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in the case of hemophilia, X-linked है, आप आगे पढ़ लेंगे इसे। It is evident that X-linked recessive trait shows transmission from the carrier female to the male progeny। X-linked recessive है तो इसका जो affected X-linked है तो of course female से male के अंदर ट्रांसफ़र होगी। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर आपको ये चीज़ सीखना होगा कि लड़के के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है, उसके अंदर डिफेक्टिव जीन आती, फ़ौरन वो डिजीज़ के अंदर प्रोमिनेंट हो जाती। फीमेल के पास क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होगा तो वो कैरियर होगी, उसके अंदर डिजीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं इस सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि आगे जब डिजीज़ आएंगे तब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, यहाँ पर भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा सुनने में। Our representative pedigree is shown in figure 14.14 for dominant recessive trait. Discuss with your teacher and design pedigrees of character linked to both autosomes and the sex chromosome। इन्होंने यहाँ पर हल्का फुल्का सही टच दिया है। खैर अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ की बात हो रही है तो मैंने कोशिश की कि जो एनसीईआरटी में चीज़ दे रखी हैं एटलीस्ट वो तो आपको क्लियर हो, क्योंकि बच्चे अक्सर उन चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है। अक्सर बच्चे उन्हीं लाइन्स को रिपीट करते रहते हैं। आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इन टॉपिक्स को तो उसके लिए आप मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि आप अपने कोचिंग सेंटर्स में अपने टीचर से पढ़ते हैं। ये सेशन ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स में खासतौर से उन्हीं बच्चों के लिए शुरू किया जिनको बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत है और इतना आसान पेपर आते हुए भी उनको क्वेश्चन उनके गलत हो जा रहा है। और दूसरा वो बच्चे जो कि किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ चुके हैं लेकिन वहाँ पर वो बायो को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, बायो में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो वो बच्चे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। 24 जून से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बेस्ट ऑफ लक।